हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का सॉल्यूशन 2014 का। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आपका डाल दिया गया है और उसका आपको वीडियो में कोने में जो लेफ्ट साइड में आई बटन है वहां पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसमें मेजर हमारा जो फोकस है कि कैसे आपको आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, कैसे आपको फैक्ट्स को, एग्जाम्पल्स को उन आंसर्स में यूज करना है, कैसे वर्ल्ड लिमिट में आपको रहना है। और ये सीरीज आपकी एचएस 2023 के लिए भी काफी रेलेवेंट रहेगी क्योंकि एचएस लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें यूपीएससी से काफी क्वेश्चंस आए थे और थीम्स जो हैं वो यूपीएससी वाली ही रहती हैं। इस सीरीज में जीएस मेंस डिस्कशन सीरीज में पेपर 1 और पेपर 2 लगभग आपके हो गए हैं। आज 2014 हो जाएगा और शाम को 2013 आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बचेगा पेपर 3 और वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ क्लास की पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे के सारे नोट्स जो हैं वो डाले हुए हैं। आप वहां से आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ये कल का था बट आज ही रहेगा नेक्स्ट वीडियो, तो 2013 का कंप्लीट डिस्कशन का। सो नाउ लेट स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के अपन ने कर लिए थे 2014 के। ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहे हैं डू गवर्नमेंट स्कीम्स। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है कीवर्ड्स पे फोकस करना है और जो पूछ रहा है वही आपको आंसर करना है। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, उसी के रेलेवेंट फैक्ट, एग्जाम्पल और बॉडी में आप आंसर करेंगे। प्लस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आप कीवर्ड्स को जो है वो यूज करें। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप इंपॉर्टेंट चीज है। अननेसेसरली ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, ट्राई टू स्टिक टू द वर्ल्ड लिमिट। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर uplifting vulnerable and backward community by protecting required social resources for them lead to their exclusion in establishing businesses in urban economy। तो बेसिकली ये बात क्या कह रहे हैं कि जैसे स्कीम्स वगैरह के थ्रू लोगों को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है तो दे टेंड टू स्टे एट देयर प्लेसेस और उसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं करेंगे और खुद से डेवलप नहीं करेंगे। उनकी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगा। बट एज यू नो, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। मैक्सिमम अगर हम देखते हैं फार्मर्स और जो हमारे लोग हैं उनकी ज्यादातर जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है नहीं। तो इट हैपेंस कि मतलब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। तो हमें इसमें दोनों तरीके से बात करनी है कि यस, मतलब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यस द सपोर्ट सिस्टम इज नीडेड एंड इट इज हेल्पिंग पीपल टू सर्वाइव ऑल्सो, और उनको अपलिफ्ट करने में भी काफी लोग ऐसे भी हैं जो इन स्कीम्स का यूज करके अपने, मान लो, एजुकेशन को, हेल्थ को, स्किल्स को इंप्रूव करके फिर माइग्रेट भी करते हैं और इकोनॉमिकली भी ग्रो करते हैं। तो हमें इसमें यही है कि इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि टू डू अवे विद द डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड इक्वल फुटिंग, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट्स वेरियस स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट बाय रिजर्विंग रिक्वायर्ड सोशल रिसोर्सेज, कोटा इन एजुकेशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट जॉब। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पीआरआईज में, यूएलबीज में जो आपका रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। यहाँ पे मेजरली देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वैसे तो बात कर रहे हैं बट गवर्नमेंट स्कीम में कॉन्स्टिट्यूशन का भी थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, एट वन हैंड ये जो सारी की सारी स्कीम है, पहला तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी डेफिनेटली अपलिफ्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3 रिजर्वेशन जो वुमेन्स को दिया गया, अब अगर आप देखें हरियाणा में 43-45% वुमेन जो है वो पंचायत में आ गई थी, अब तो 50% रिजर्वेशन हो गया है। अब 50% के बाद आप देखेंगे कि मान लो 55-60% आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वुमेन हो गए हैं। तो ये भी चीजें हैं बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखो, डेवलपमेंट करने में टाइम तो लगता ही है, उसके चैलेंजेस तो हैं, वो तो रहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा तो रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स बनती हैं, एकलव्य स्कूल्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए जाते हैं उनका मान लो। ठीक है, जैसे स्माइल स्कीम्स है ट्रांसजेंडर्स के लिए, बैगर्स के लिए। तो आप इस टाइप की स्कीम्स को जरूर मेंशन करेंगे। 4-5 स्कीम्स का नाम बताओ अलग अलग सेक्शन के हिसाब से और फिर उसमें क्या पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, प्लस जो
क्वेश्चन का भी क्रक्स है कि भाई हाँ उससे थोड़ा सा हिंड्रेंस भी आ रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपलिफ्टमेंट वेलफेयर स्कीम पॉजिटिव तो कर ही रही है। ऑन द अदर हैंड दे इनहिबिट द एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी इन द कम्युनिटी। जैसे अगर आपने एक चीज सुनी हो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, तो इसमें क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, वो अब एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, अगर आपने स्टैंड अप इंडिया, उसमें भी हमारा ST SC वुमेन स्पेशली इनको अपलिफ्ट करने के लिए लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। वो बेसिकली इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए है कि भाई आपके पास खुद की कोई स्किल है, आप उसको बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, आप डिपेंड नहीं रहना चाहते। देखो गवर्नमेंट में डिपेंड आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही रह सकते हैं, जब तक कि भाई सर्वाइवल डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बना लेंगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की ग्रोथ में भी और कंट्री की ग्रोथ में भी हिंड्रेंस पैदा करेगा ही करेगा, ठीक है। नाउ इफ वी सी, जैसे मान लो इंसेंटिव्स हैं या रिजर्वेशन है, इट इज पेनेशिया बाय मैनी इन बैकवर्ड कम्युनिटीज, और जैसे जो अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली इन द अर्बन इकोनॉमीज, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी वजह से वो वहीं पे कन्फाइंड रह गए और जो भी अपॉर्चुनिटीज थी उनको वो रीप नहीं कर पाए, ओके। अब जैसे बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए हम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि भाई आपको ये चीज मिल गई, नाउ यू डू नॉट हैव टू फाइट फॉर दैट रिसोर्स, ओके। तो उसमें वी आर ट्राइंग टू कीप दम अवे फ्रॉम कंपटीशन, तो एक स्टेगनेंसी आ जाती है। एक जैसे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, तो वो चाहेंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कि सस्टेनेंस तो अपनी हो ही रही है, और ज्यादा क्यों करना है। लिटरेसी में, एबिलिटी में, जो भी बिजनेस के लिए चाहिए होता है तो वो नहीं करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जो भी हमारे वल्नरेबल और बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, देखो पहली चीज तो ये वही है कि भाई ये जो सपोर्ट है, ठीक है, नॉट कीपिंग देम अलूफ फ्रॉम हैविंग द एबिलिटी टू सेटअप और रन बिजनेसेस इन द अर्बन कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इट इज हेल्पिंग देम। जैसे मान लो अच्छे स्कूल्स बने, हेल्थ फैसिलिटीज दी, स्किलिंग फैसिलिटीज दी, रिजर्वेशन दिया, तो उससे एक जनरेशन अपलिफ्ट हुई, वो दूसरे लोगों को भी हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्गर रन में तो आपका, और इसका फायदा भी यही है कि मतलब एक एंगल तक वो आपसे कह सकता है कि मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसके हिसाब से कई बार ये हो जाता है कि हम सारा का सारा आंसर उसी डायरेक्शन में कर देते हैं, बट आपको बिगर पिक्चर के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा कि डेफिनेटली कि भाई कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ उनको मे भी ये हिंडर कर रही हो, बट मेजोरिटी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमी में हो, या फिर आपका बिजनेस में हो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स वगैरह होगी, या फिर एजुकेशन में हो, दे आर अपलिफ्टिंग देम, ठीक है। सो इन द लॉन्गर रन इट अपीयर्स, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज जो हैं दे डू नॉट इम्पीड upon the wholesome development of the society. Instead of allowing the growth of a particular section, policies try to lay the basic foundation upon which development of the country is sustained. देखो इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मेजोरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन, 80% ऑफ योर पॉपुलेशन ऐसे ही रहता है। अगर हम फार्मर्स की भी बात कर लें तो वो भी इसी सेक्शन में ही हमारा आएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा। तो एग्जाम्पल्स आपको हमेशा डाइवर्स एग्जाम्पल रखने हैं, डेफिनेटली 5-6 कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स आप इसमें रहेंगे ही रहेंगे जो अपन ने डिस्कस कर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एन एथलीट पार्टिसिपेट्स इन द ओलंपिक फॉर पर्सनल ट्रायम्फ एंड नेशनल ग्लोरी, विक्टर्स आर शावर्ड विद कैश इंसेंटिव्स by various agencies on their return. Discuss the merit of the state-sponsored talent hunt and their cultivation as against the rationale of the rewarded mechanism as encouragement. देखो या तो अब आप कैश जो दे रहे हो उससे एक इंसेंटिव लेके, मान लो हरियाणा में कैश दिया जा रहा है 1.5 करोड़ 3 करोड़, तो एक तो वो आपके लिए इंसेंटिव का काम कर, एक हमारे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट प्रोग्राम्स है उनके थ्रू आप कल्टीवेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी विलेज लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे अलग अलग इस टाइप के आपके स्टेडियम्स बनाए, वहां पे कोचेस वगैरह अपॉइंट करे, ताकि अच्छे अच्छे टैलेंट को आपका नर्चर किया जा सके, जिससे देखा भी गया कि 1/3 आपके जो ओलंपिक में जो टीम जा रही है इंडिया की तरफ से, उसमें हरियाणा के 1/3 आपके एथलीट्स हैं, और जो मेडल लेके आने वाले हैं उसमें भी लगभग 1/3 है, जबकि वी कॉन्स्टिट्यूट ओनली अराउंड 2% ऑफ द पॉपुलेशन, 2.2 के आसपास अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये है। अब देखो बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्कस करना है मेरिट्स क्या रहेंगी एज कंपेयर टू जो रिवार्ड मैकेनिज्म अपन दे रहे हैं। रिवार्ड मैकेनिज्म क्या है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, एक पे ही सेंटर रहता है,
जबकि उतना ही खर्चा अगर आप डिसेंट्रलाइज करके करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टैलेंट है वो बहुत बेहतर मिलेगा, उसको आप नर्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ज्यादा मेडल्स आने की संभावना है। और आपको किन किन स्पोर्ट्स के थ्रू, देखो अलग अलग रीजन के जो लोग हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जेनेटिकल वेरिएशन भी हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन भी है, खाना पीना भी अपना रहता है, तो उस हिसाब से ही अपने को नर्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक भी हम इस तरीके से टैलेंट हंट चला सकते हैं, रेदर देन कि जो हमारे आ रहे हैं तो वो तो वन टाइम हो जाता है, दोनों को साथ साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल भी इतना सब कुछ मेहनत करके जा रहा है तो उसको भी एक रिवार्ड बनता ही है, और एज अ सोसाइटी भी अपने को दोनों करना है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट लाइक जो पॉलिसीज हैं ऑफ इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी टू रिवार्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैश अदर incentives are not as productive as the policy of the state sponsored talent hunt. Why? Because क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, जैसे ऊपर डिस्कस किया। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे कॉन्स्टिट्यूट लाइक जैसे पब्लिक सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स पॉलिसीज, ये ग्रांट्स वगैरह देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी डेवलप करती हैं, टैलेंट को नर्चर करती हैं, स्पेशल प्रोग्राम जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है वो चलाती हैं, ठीक है। इसमें जैसे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं, जैसे चाइना का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल रहता है कि बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करना वो शुरू कर देते हैं, तो इनका प्राइमरी फोकस जैसे यूएसए है, अफ्रीका है, तो अफ्रीका में वो एथलीट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, यूएसए में भी, तो इसीलिए चाइना यूएसए के आपके मेडल टैली है वो काफी हाई रहती है। प्राइमरी फोकस आपका टैलेंट इन द स्पोर्ट्स पे रहता है एंड टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी एबल है वो ऑटोमेटिकली फाइट कर करके आगे आ जाएगा, जैसे इससे पिछले वाले में अपन कर रहे थे कि भाई ये तो एक वेलफेयर का सा काम करता है, रिवार्ड मैकेनिज्म वन टाइमर होता है, बट हाँ हम एक बीच का रास्ता ही बात करेंगे। नाउ देखिए व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन मैकेनिज्म में अब मान लो स्टेट के हिसाब से तो आप शुरू से ही नीचे वाले लेवल से लग जाएंगे, ऊपर फिर प्लेयर्स आएंगे खेल के, फिर और स्टेट लेवल पे आएंगे, फिर नेशनल लेवल पे आएंगे, तो इससे क्या है कि सबको पता रहता है कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पहले कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किस तरीके से, तो प्रेडिक्टेबल भी रहता है कि हाँ ये प्लेयर अब नेशनल खेलेगा, अब ये ओलंपिक खेलेगा, तो वहां पे ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। सेकंड, आप नर्चर कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, क्योंकि जो पैसा है आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेंगे, कोचेज में यूज करेंगे, एंड अब वहां पे क्या है कि एक कोच मान लो 10 को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, तो आपने 100 कोचों पे खर्च किया तो हमारे 1000 प्लेयर्स ट्रेन हुए, 1000 हैं, वो हो सकता है कि 10 मेडल लेके आ जाए, ठीक है, उतने ही पैसे में जितना पैसा आप रिवार्ड और उसके लिए दे रहे थे, बट ठीक है, इट हेल्प्स टू शॉर्ट आउट जो भी बेस्ट टैलेंट है और जो डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमारे आएंगे। इकोनॉमिकली भी डेफिनेटली वायबल रहेगा, नहीं तो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, दे आर हेजिटेंट टू मेक इट अ प्रोफेशनल। देखो सॉरी, अब क्या है कि मान लो इनपुट आउटपुट की बातें हैं, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड मैकेनिज्म पे फोकस किया तो इनपुट काफी हो रहा है, आउटपुट 2-3 प्लेयर्स ही आ रहे हैं जो सिर्फ उस रिवार्ड को देख के नर्चर हो पा रहे हैं, पर उनको भी क्या होता है काफी खर्चा भी करना पड़ता है, खुद पे भी खर्चा करना पड़ता है, डाइट पे खर्चा करना पड़ता है, कई बार कोचेस पे खर्चा करना पड़ता है, लेटर ऑन बाद में जो स्टेजेस हैं उसमें हो सकता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वो रहे, बट अगर आप शुरू से ही स्टेट स्पॉन्सर्ड रखेंगे तो डेफिनेटली जो रूरल जो हमारा टैलेंट है वो भी निखर के बाहर आएगा, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, उसी हिसाब से आप टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं। तो स्पेशली रूरल और इंटीरियर एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमारी मैरी कॉम है तो बॉक्सिंग वगैरह में, तो आप रीजन स्पेसिफिक, जैसे हम क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो वैसे ही हम स्पोर्ट्स जोन्स की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक जोन्स जहां पे अलग अलग आप वेरिएशन के हिसाब से उनको नर्चर करें, तो ये पावर हाउस ऑफ टैलेंट बनेंगे तो अच्छे से अच्छा टैलेंट हमारा बाहर आएगा। इट ब्रेक्स द वेरियस स्टिग्मा रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, जेंडर एंड द कास्ट बायसनेस इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि अब मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी कुछ होता है तो उसमें क्या है, इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस फिर भी कंपैरेटिवली कम रहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से आप बातें कर सकते हैं। इसमें आप वही इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, कोचेस इनमें या फिर सोसाइटी में जो एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि भाई हाँ अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल रहा है, जो कि रिवार्ड मैकेनिज्म में उतना नहीं रहता, ठीक है, जो पर्सनल खर्चा हो रहा है वो भी आपका नहीं रहेगा, तो इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, should the premier institutes like IIT IIM be allowed to retain their premier status, allowed for more academic independence in designing courses and also decide more criteria of selection of the student, discuss in the light of the growing challenges। देखो अब बेसिकली चैलेंजेस, अब इसी चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है। ये चैलेंजेस जो है, पहला क्या हो सकता है, जैसे फंड्स के कंटेक्स्ट में चैलेंज हो सकता है, ठीक है, फैकल्टी के कंटेक्स्ट में चैलेंज हो सकता है, कोर्सेज के कंटेक्स्ट में चैलेंज हो सकता है कि क्या आपके कोर्सेज ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर पा रहे हैं। हम ग्लोबल रैंकिंग की जब बात करते हैं, आईआईटी आईएम्स वो क्यों है इस पे, फॉरेन कोलैबोरेशन के लेके हो सकता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इनको इंडिपेंडेंस देंगे उतना ही ज्यादा, अगेन जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन में था, तो उतना ही वो ज्यादा बेस्ट टैलेंट अपना नर्चर कर पाएंगे। कि आज के टाइम पे जैसे मान लो अगर सरकार की डिपेंडेंस है तो सरकार बताएगी, सिलेबस बताएगी, ठीक है, और उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। बट जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो अब इंस्टीट्यूशन भी खुद की, अब इंस्टीट्यूशन की ब्रांड है, वो अपनी उस ब्रांड को मेंटेन करके रखना चाहता है। वो कैसे रखना चाहेगा कि भाई स्टूडेंट्स जो है, उसके स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगह प्लेस हो, बिजनेसेस ग्रो करें, एंटरप्रेन्योर्स बने, ठीक है, तो वो इसमें रहता है आईआईटी आईएम्स में। और ऐसा ही तो इनको जितना ज्यादा आप कोर्स डिजाइनिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे उतना ही बेस्ट है, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा और मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होंगी। तो इसमें ज्यादा कुछ इशू है नहीं देने के पीछे, तो मेरे हिसाब से तो देना ही देना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इट वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वो चाहते थे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके बने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ये बनाया गया। नाउ ग्रोइंग चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे पहला तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो काफी रहता है आईआईटी आईएम्स में। उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कम्पीट ग्लोबली। अब जैसे आप इसको कम करेंगे तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे अब मैक्सिमम, जैसे यूएसए में देखो काफी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देख लीजिए एप्पल है, गूगल है, अब उनके सीईओ जो है वो इंडियन है, वो अपने टैलेंट के दम पे गए हैं। अगर और ज्यादा इंडिपेंडेंस होती, ठीक है, तो मतलब और ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अब वो पहले ही ग्रो कर लेते। अब उसका फायदा क्या होता है कि उनको वहां नहीं जाना पड़ता, ग्लोबल लेवल पे कंपीट करने की हमारी इंडस्ट्री यहीं बन पाती, तो बाहर से टैलेंट फिर यहाँ पे भी आता। तो रिवर्स जो ब्रेन ड्रेन है वो भी देखने को मिल सकता है कि आईआईटी आईएम्स में बाहर के फॉरेन स्टूडेंट जो वो पढ़ रहे हैं। लिमिटेड इंडिपेंडेंस डिजाइनिंग के कारण जो कोर्सेज और करिकुलम है, एज ए रिजल्ट ऑफ और कोर्सेज जो रेगुलरली जैसे रेगुलेटर्स हैं उनके थ्रू इवेलुएट करे जाते हैं, इट इज नॉट इन सिंक विद द कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग एंड द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। स्पेशली जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या है कि ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है कि आपको सिलेबस चेंज करना पड़े, फैकल्टी चेंज करनी पड़े, फैकल्टी हायर करने में कई बार हो सकता है कि आपको टेम्परेरी फैकल्टीज हायर करनी पड़े। तो उन सारी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इन अदर कंट्रीज, उनको सारा का सारा अलाउ होता है कि दे कैन डिजाइन देयर कोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसके हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कोई एक नई इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, तो 10 आईआईटीज ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अब इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग एक कोर्स शुरू करते हैं। क्योंकि इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है कि एकेडमिक और जो बिजनेस इंटरलिंकेज है, आप एकेडमी में कुछ पढ़ाते हो, बिजनेस में कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली वी नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। रिसर्च और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ये रिसर्च भी हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये भी एक लिमिटिंग एजेंट है। अब देखो अगर मान लो इंडस्ट्री बेस्ड आपके कोर्सेज हुए, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, तो डेफिनेटली बाहर से भी पैसा आएगा। फंड्स की जो हम बात कर रहे थे, तो आपकी जो गवर्नमेंट डिपेंडेंस है ओवर फंड्स वो भी डिक्रीज होगी, तो फिर और ज्यादा इंडिपेंडेंस आपकी इंक्रीज होगी। तो ये रहेगा। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है उसको इंटरफेरेंस वगैरह अवॉइड करना चाहिए, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम नॉट टू बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स देयर वर्क एंड अलाउ 100% इंडिपेंडेंस एज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आर हेवीली subsidized by taxpayers money. Now the point is what, देखिए अगर आप देखते हैं जैसे फीस जो है आईआईटीज में बहुत कम होती है। हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा वो करना चाहें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करो, जहां पे सेम लेवल ऑफ फैसिलिटी है, जहां आईआईटीज में आप 40,000 पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वहां पे आप हो सकता है कि वहां पे 4 लाख पे कर रहे होंगे, ठीक है, यानी 10 गुना के आसपास आपको सब्सिडी मिल ही रही है। ऐसे ही मेडिकल में भी सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। देखो सब्सिडी
का रोल ये है कि आप उस पर ध्यान रखो कि जो सब्सिडी है वो सही डायरेक्शन में खर्च हो रही है या नहीं हो रही। इंडिपेंडेंस को कर्ब करके सब्सिडी वाला जो रैशनल है वो उतना वैलिड नहीं है कि मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूं तो मैं आपके इंडिपेंडेंस भी कर्ब कर लूंगा। तो वो दोनों चीजें डिफरेंटली काम करेंगे। आप पैसा भी दो, सब्सिडी भी दो, आप इंडिपेंडेंस भी दो, देन यू विल सी कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेटर रहेंगे। तो डेफिनेटली जैसे गवर्नमेंट को एज ए फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, अलग अलग कंट्रीज की, उनको लेके आए। जैसे मैक्स मिन की बात करते हैं, गवर्नमेंट में भी बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके बारे में बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो वही कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम और गवर्नेंस बेस्ट से बेस्ट आपकी हो सके उसी डायरेक्शन में ये रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो जाएगा। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये जो है काफी फेमस आपका रहेगा, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। एक मैंने 3 वीडियोस बनाए थे जीएस पेपर 1, 2, 3 का, तो उसमें एनालिसिस में जैसे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। देखो, अब दोनों ही बातें करनी पड़ेंगी। अब कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं, आप सारी नेगेटिव नेगेटिव बातें करके आ जाओगे, बट दैट इज नॉट द केस। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1947 से लेके अभी तक वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, जीडीपी इंक्रीज हुई है, डेवलपमेंट हुई है डेफिनेटली। ठीक है, एंड नाउ वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री। तो उन सारी चीजों को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का है। रिफॉर्म्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही होते हैं, बट कंप्लीटली क्रिटिकल नहीं हो जाना। हाँ, कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस जो हमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे जो कैडर होते हैं वो स्टेट बेस्ड कैडर होते हैं। ठीक है, हाँ, आप इसको इंडस्ट्री बेस्ड कैडर कर सकते हो, जैसे हेल्थ कैडर, इकोनॉमिकल कैडर, स्किल कैडर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल कैडर। तो उससे ऐसे कई बार सजेशंस आती हैं। आप एक इंडिपेंडेंट बॉडीज बना सकते हैं जो इनको देखें। ठीक है, यूपीएससी के बाद भी कि भाई कैडर में फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आप पर्टिकुलर कैडर में सर्व करवाओ रेदर देन गिविंग। और तो ये जो आईएएस आईपीएस की पोस्ट जो होती है उनको भी आप इसी तरीके से रैशनलाइज कर दो कि भाई जो डॉक्टर है वो रहेगा हेल्थ कैडर में, और जो हेल्थ कैडर में रहेगा वही आपके जो हेल्थ मिशन वगैरह है उनको डील करेगा। ठीक है, तो ये उससे और ज्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि उसकी जो एक्सपर्टीज है या फिर जो नॉलेज है वो आपकी काम आएगी। तो ये बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू ग्रो मोर एंड मोर। अभी थोड़ी सी जो स्टेगनेंसी है वो इसकी वजह से डेफिनेटली आ ही रही है कि जो स्टेट बेस्ड कैडर है, ठीक है, होम बेस्ड कैडर भी दिया जा सकता है। जैसे अभी हरियाणा में भी मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी आपका दिया जा रहा है, तो आप उस हिसाब से भी बात कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट और ज्यादा से ज्यादा अपने उन पे करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली इज ऑल्सो वन, कि भाई आपको फैमिली में भी काम करना पड़ता है। बट ऑल इंडिया सर्विसेज का जो नेचर है वो जैसे 50% तो अभी भी होम बेस्ड ही रहता है और 50% सीट आपकी ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो ये भी चीज है, उसको बैलेंस तो 50-50 से आराम से किया जा सकता है। ठीक है, वो तो ठीक है, बट हाँ, स्टेट बेस और इसमें थोड़ा सा एक बैलेंस बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इसमें इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज एरिया बेस्ड आपकी डिवाइड करी गई है और फंक्शनल कैडर्स के हिसाब से भी थोड़ी सी रहती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, या फिर पुलिस सर्विसेज या फिर रेवेन्यू सर्विसेज, ये तो है ही। और दूसरा भी जैसे अपन ने ऊपर बात करी वैसे भी किया जा सकता है। तो आपको कैडर अलोकेट किया जाता है, स्टेट ऑफ पोस्टिंग दिया जाता है ऑफ द ऑफिसर बेस्ड ऑन द रैंक्स एंड द प्रेफरेंसेस। अब होता क्या है कि आपकी वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट, बट हो सकता है कि एक आदमी दूसरे में काफी टैलेंटेड हो तो ये अपन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर इश्यूज? तो इश्यूज रिलेटेड टू द कैडर बेस्ड, तो जैसे अगर हम स्टेट्स के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर कोई ऑफिसर दूसरे स्टेट से है, आर विलिंग टू सर्व, नंबर ऑफ इनसाइड ऑफिसर मे बी लेस, तो उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई आप वहां पे जाएंगे, ठीक है, तो कई बार लैंग्वेज वगैरह तो सिखा देते हैं बट फिर भी जैसे उतना विलिंगली वो सर्व करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, तो ये भी चीज रहती है। एरिया बेस्ड कैडर के कारण ही अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं टू डेवलप फंक्शनल एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक आदमी जो है वो उस जिस काम में वो बेस्ट है, ठीक है, मान लो आईटी में बेस्ट है, आईटी हब हमारे जहां है वो अगर वहां पे काम करे तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बट अगर आपने उसको रूरल एरिया या फिर सब डिवीजन में पोस्ट कर दिया तो हो सकता है वो तो ना कर पाए। तो उसके हिसाब से आप एनालाइज करो, इंटरेस्ट के हिसाब से भी कि कौन कहाँ पे रहना चाहता है, करना चाहता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर एक जो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रहती है पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ, ठीक है, तो नेक्सस भी डेवलप होने के चांसेस है पॉलिटिशियंस के साथ पर्सनल गेन के लिए।
तो इसमें भी हम रोटेशन की भी बातें कर सकते हैं। एटलीस्ट जैसे अभी बनाया गया है, स्टेट्स के मिला के कैडर्स बनाए गए हैं यूपीएससी में, तो वो कि भाई आप एटलीस्ट 4 स्टेट्स में रोटेट करते रहो, ऐसा भी किया जा सकता है, तो पर्टिकुलर एक स्टेट में ना रहेंगे। ठीक है। फिर जैसे शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर जो है, उसकी भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। अगर आप देखेंगे 2500 3000 से ज्यादा वैकेंसीज तो आज सिविल सर्विसेज में ही है। ठीक है, वो फिल नहीं करी जा रही, तो वो भी आपका एक दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें उनको कई बार एरिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए डेपुटेशन भी कर दिया जाता है। उसकी वजह से भी काफी डिलेज देखने को मिलते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर काम में वो लगा हुआ था, दूसरी जगह भेज दिया तो डिले रहेगा। ठीक है, तो इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी इंपैक्ट रहता है। नाउ सेकंड जो एआरसी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस करी हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो आप जैसे सेकंड एआरसी की अगर समरी आपको कहीं से मिलती है अच्छी खासी, तो आप उस समरी को जरूर पढ़े। ठीक है, उससे आपको काफी इनपुट्स मिल जाते हैं, स्पेशली पेपर 2 में अपने आंसर्स करने के लिए। और पेपर 2 में जब भी कोई रिकमेंडेशन वाला आंसर कर रहे हैं, स्पेशली जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, एथिक्स, तो उसमें सेकंड एआरसी ने लगभग लगभग हर फील्ड में आपकी रिकमेंडेशंस दे रखे हैं। जैसे देखो, इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 वैकेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अलॉटेड टू अ सक्सेसफुल ऑफिसर डोमिसाइल्ड देयर इन, तो इनके लिए आप रखो। ठीक है, अब जैसे सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, लेटरल एंट्री फॉर सेलेक्टेड पोस्ट अलाउड आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन ओपन कंपटीशन। अभी धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट जो है इस तरह भी काम कर रही है, लेटरल एंट्री भी आपके अलाउ करी गई है। इसको लेके भी इश्यूज चल रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपका ज्यादा और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर कैसे इंश्योर करें जो न्यूट्रलिटी है, मतलब जो आदमी अभी लेटरल एंट्री लेके सिविल सर्विसेज में आ रहा है, आईएएस बन रहा है, वो हो सकता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हो और वो और ज्यादा उसको फेवर भी करे, तो ये इश्यूज भी रहेंगे। लेटरल एंट्री इन इटसेल्फ भी आपका एक टॉपिक है। फिर एक आप सिस्टम एनुअल स्क्रूटिनी का भी रखें, परफॉर्मेंस का। इनएफिशिएंट नॉन परफॉर्मिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको निकाला जाए, ऐसा अभी भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स को वीआरएस भी आपकी दी गई है। एक होता है 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, कि भाई आप जूनियर से, सीनियर से, कलीग से, सबसे इनपुट लेके आप एक अप्रेजल सिस्टम बनाएंगे। आई थिंक वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि सीनियर्स को सारी की सारी चीजें हाथ में दे दी। अगर आप सीनियर्स को ही सब कुछ दे दोगे तो आपको फिर लगेगा कि मतलब सीनियर्स की फिर बातें भी माननी पड़ेंगी, ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से हो जाते हैं, तो एक इंडिपेंडेंस भी आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर अभी हमारे पास जो है वो कैडर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। चूज एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आफ्टर 9 ईयर ऑफ द सर्विसेज, उसके बाद में ही आपको जो आई थिंक अलाउ किया जाता है कि आप एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये रिकमेंडेशन है कि आप उसके बाद अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जर्नलिस्ट ही होती है। हाँ, स्टडी बेस्ड आपको दी जाती हैं हॉलीडेज वगैरह, बट अगर सब उसमें तो फिर वही है कि जिसका इंटरेस्ट होता है वही पढ़ता है। बट उसके अलावा अगर हम सबके सबको इस हिसाब से अलाउ कर दें, या फिर एक इस टाइम का सिस्टम बना दें कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विस आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। और बाकी जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, या इस टाइप से हम कैडर्स भी बना सकते हैं उसके थ्रू भी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग से हो जाएंगे, उस हिसाब से रखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 2 पैरेलल रन स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, आधार एंड एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक वॉलंटरी है आधार, एक कंपल्सरी है एनपीआर, हैव लेड टू डिबेट एट नेशनल लेवल एंड आल्सो लिटिगेशन। अब उस टाइम पे भी डिबेट चल रही थी, एक्चुअली अभी भी आधार को लेके प्राइवेसी की डिबेट चलती रहती है, एनपीआर को लेके भी डिबेट आपकी चलती रहती है। ठीक है, ऑन मेरिट्स डिस्कस वेदर और नॉट बोथ स्कीम नीड to run concurrently, analyze the potential of the schemes to achieve developmental benefit and the equitable growth। देखो, अब जैसे आधार में क्या है कि आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। आईडी से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर हम इसको जैम जनधन, आधार और मोबाइल से अभी लिंक करके इससे और बेटर से बेटर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हम कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि करप्शन कम हो रहा है। ठीक है, लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है, तो इससे क्या है, जो भी हमारे डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, सोशो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो भी रहा है, और बहुत सारा जो लीकेजेस था पहले जो होता था वो काफी हद तक कर्व करने की कोशिश करी गई है। तो आधार इज अ वेरी गुड स्कीम। इसमें अब जैसे
हेल्थ डाटा, एजुकेशन डाटा, ठीक है, या फिर जो भी आप पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका हो जाता है, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना पड़ता। तो आधार इज वेरी वेरी रेलेवेंट, तो इसको तो चाहिए ही चाहिए। अब एनपीआर का क्या इशू है? एनपीआर इज बेसिकली अबाउट द रेजिडेंट। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ये सिटीजन्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो अब जो सिटीजन्स हैं, कई बार क्या है कि बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आके रहने लग जाते हैं, तो अब ये कंपल्सरी क्यों है? क्योंकि स्टेट का अधिकार रहता है कि उसको ये पता हो कि उसके सिटीजन्स कौन है, क्योंकि स्टेट का दायित्व जो ज्यादातर चीजों के लिए रहता है वो अपने सिटीजन्स के लिए रहता है, ना कि एनी इंडिविजुअल रिजाइडिंग इनसाइड द स्टेट। तो सिटीजन्स के लिए भी बेनिफिशियल यही है। इसीलिए जैसे दूसरे देशों की सिटीजनशिप जहां पे अच्छी फैसिलिटीज होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी यही है। मान लो अब हम स्कीम्स दे रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स सरकार की चल रही हैं, बहुत सारी स्कीम्स हो सकता है कि डाइवर्ट होके इलीगल माइग्रेंट्स उनका मिसयूज कर रहे हो। तो देखो, माइग्रेशन से कोई आदमी आया है, अगर मान लो परसिक्यूशन या इस टाइप की चीजों को फेस करते हुए आया है, तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका टेक केयर करे, बट नॉट एट पार विद सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन्स के अलग अधिकार होते हैं। अगर आप उनको बराबर कर देंगे तो बाहर से और हमारे सिटीजनशिप में क्या अंतर रह जाएगा? एज इंडियन जो हमारी आइडेंटिटी और उसमें क्या अंतर है? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनपीआर से हम आइडेंटिफाई कर सके, तो यही इनकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी है। इसीलिए दोनों को साथ में रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं और फिर बाद में बात कर सकते हैं। जैसे देखिए, आधार जो है इट प्रोवाइड्स ईच पर्सन यूआईडी, अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी रेजिडेंट इंडियन। एनपीआर क्या है? इट कलेक्ट्स डाटा फॉर क्रिएटिंग नेशनल सिटीजन रजिस्टर अंडर सेक्शन 14A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको अमेंड किया गया 2003 रह गया ये। and it is compulsory for every citizen of the country to register in the National Register of Indian Citizen. Now underlying objective जो है दोनों का बेसिकली सेम है आइडेंटिटी के लिए। आधार सिटीजनशिप का नहीं है, आधार आपका हम रेजिडेंट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, आपका एड्रेस वहां पे होता है। तो कई बार जैसे अभी देख लो, नई स्कीम है वन राशन कार्ड, वन राशन कार्ड, और उस पर डिलीवरी जो दे रहे हैं पीडीएस के डिलीवरी के उस पर कर रहे हैं, तो उसको भी आधार से इंश्योर किया जा रहा है कि मान लो बिहार का आदमी हरियाणा में आके माइग्रेट हुआ है, तो हरियाणा में पीडीएस का लाभ उठा सके, हेल्थ का लाभ उठा सके, एजुकेशन का लाभ उठा सके। तो आधार विल हेल्प इन दैट कि अभी ये पर्टिकुलर आदमी यहाँ पे है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी जो स्टेट प्रोवाइड कराता है इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा, तो इनका बेसिक तो वही है। मेजर जो ऑब्जेक्टिव है दोनों के, एनपीआर और आधार के, देखो एनपीआर क्या है? एंश्योरिंग बेटर नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज हम इलीगल माइग्रेंट्स को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बाहर भी भेजते हैं। बाय डेवलपिंग ए मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग रजिस्टर ऑफ द सिटीजन, ये ऑथेंटिकेट करता है आइडेंटिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिफोर इशूइंग ए रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड। आधार ऑल्सो एक यूनिक नंबर आपको देगा ताकि करेक्टली आइडेंटिफाई हम इंडिविजुअल को कर सके। कोई भी दो इंडिविजुअल्स का आधार सेम नहीं होगा, तो आधार से जैसे पैन को लिंक कराया गया, ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक कराया गया डिजी लॉकर के थ्रू, तो अब क्या है, आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन वन क्लिक आराम से मिल जाती है, आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। आप जो भी बेनिफिट्स हैं सरकार के, उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं स्कीम्स का, तो वो इजीली आपको मिल जाएंगे। नाउ मेरिट्स ऑफ एनपीआर और आधार, जैसे अपन ने पहले बात करी, लीकेजेस काफी हद तक कम हुई है। डाटाबेस जो कलेक्ट हुआ है बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर सिलेक्शन एंड द टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशियरी, इनएफिशिएंसी आपकी कम हुई है, स्पीड अप हुई है चीजें। जैसे इसमें हम दो टाइप की बातें करते हैं, इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन क्या है? जिसको इंक्लूड करना नहीं था वो इंक्लूड हो गया, और एक्सक्लूजन क्या है? जिसको एक्सक्लूड नहीं होना था वो एक्सक्लूड हो गया, तो उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाया, और एक को नहीं मिलना था उसको मिल रहा है। तो ये जो एरर्स हैं काफी हद तक आधार से कम हुई है, ठीक है। सेकंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी हमने एनहांस किया, स्पेशली जैम, डीबीटी, ठीक है, जैसे पहल, हस्तांतरित लाभ मान लो। तो कुछ एग्जाम्पल आप इसमें रखेंगे। सो लिंकिंग द यूआईडी विद द बैंक, अनेबलिंग डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी, क्रेडिट, और ये यहाँ पे पेंशन्स भी दी जा रही हैं इसी के थ्रू, ठीक है। तो ये रहेगा लोन्स वगैरह, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन्स, तो उसमें अपना रहता है, ठीक है। कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन एक्सेस की आपकी इसकी रहेगी, आपको पता चल जाएगा कौन है कैसे है, ठीक है ना। बट इश्यूज मेजरली इनके क्या है? सबसे पहला तो प्राइवेसी का ही है। जैसे कई बार ऐसा रहता है कि जो आपका डाटा है वो लीक हो गया है, गलत तरीके से मिसयूज हो गया है, तो ये चीज इंश्योर करनी है कि प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अगेन हमारा आर्टिकल 21 में आ जाता है।
या फिर जो आपका बायोमेट्रिक डाटा है उसका भी मिसयूज कर लिया गया। मान लो किसी के पास किसी का आधार है, पैन कार्ड है, तो उसने उसके बिहाफ पे सिम कार्ड ले लिया, उसके बिहाफ पे लोन ले लिया, ठीक है, या उसके बिहाफ पे अदर बेनिफिट उठा लिए। ऐसा भी कई बार देखा गया है और गवर्नमेंट के डाटा भी है, बहुत सारे फेक आईडीज भी जनरेट करके गवर्नमेंट स्कीम्स का गलत लाभ भी उठाया गया है, तो ये भी है। देन शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कीम, ठीक है, मिसयूज इसके थ्रू हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत बड़ा चैलेंज है इन रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द स्कीम्स। जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पीडीएस में देखा गया था, उड़ीसा में केसेस आए थे, दिल्ली में भी केसेस आए थे कि आधार से जब लिंक किया गया तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ढंग से नहीं हो पाया, तो कई दिनों तक आपका जो राशन है वो नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी काफी इश्यूज हुए थे। तो ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल आप इसमें रखेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, तो ये हमारे आईआर के क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी मैरिटाइम territorial dispute and the rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and overflight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China. जैसे एचसीएस का पेपर मैंने आपको दिखाया था, एचसीएस में भी यही चीज पूछी थी कि आप एनालाइज करें, क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद द गलवान वैली क्राइसिस। तो अब एक कंटेक्स्ट दिया जाता है। देखो, एक ऐसा ही सवाल पूछे गए थे मैरिटाइम सिक्योरिटी आईएनएस विक्रांत, ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहता है जब हम इंडियन ओशन रीजन में बात करते हैं। चाइना क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू अलग अलग पोर्ट्स बना रहा है। पहले तो वो उनको बनाता है मैरिटाइम पोर्ट, फिर उनको बनाता देता है मिलिट्री पोर्ट, तो ये डुअल यूज पोर्ट्स आपके हो जाते हैं। तो अब इंडिया के लिए दिक्कत क्या है कि चाइना की मिलिट्री कि भाई म्यांमार में भी है, श्रीलंका में भी है, इधर आपका ओमान में भी है, तो इस तरीके से क्या है, चाइना की मिलिट्री चारों तरफ से अपने पास है, तो और डेफिनेटली स्पाई भी करते हैं वो, और हमारे लिए कंसर्न भी है। तो हम बात करते हैं फ्री सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, इसीलिए क्वाड भी जो बनाया गया, अब ये तो पुराना हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें अभी अपन ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, क्वाड में जैसे यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ मिलकर फ्री सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। स्पेशली अभी जैसे इंडो पैसिफिक सी, हम जो हमारा जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है उनका जो लिंकेज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना का भी काफी ट्रेड यहीं से जा रहा है और इंडिया का भी काफी प्रेजेंस यहाँ पे है, तो दोनों तरीके से अब इन चीजों में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशन। अब इंडिया भी यहाँ पे जैसे इन सबको काउंटर करने के लिए, जैसे एक हमारे पास है प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, और एक हमारा डायमंड स्ट्रैटेजी जिसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि काफी पोर्ट्स को इंडिया भी एक्वायर कर रहा है। या फिर अंडमान एंड निकोबार की हम बात कर लें, वहां पे भी हम थिएटर कमांड जो बना रहे हैं, ठीक है, कंबाइंड एयरफोर्स मिलिट्री जो हमारी आर्मी है और नेवी की, ताकि एकदम से अगर यूज होता है तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स चल ही रही है, ठीक है। या फिर जो हम सॉफ्ट पावर के थ्रू भी चाइना की जो डिप्लोमेसी उसको भी काउंटर कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा रहेगा, ठीक है। बेसिकली बायलैटरल रिलेशन अलग अलग कंटेक्स्ट में आपको इसमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, बायलैटरली यूजुअली जो शॉर्ट टर्म आपकी रिलेशन रहती हैं एंड मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एंड बायलैटरल रिलेशन कैन गेट ओवर इफ द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट एंड also maintained irrespective of the political ideologies of the countries, example China। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने बायलैटरल रिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट बेटर क्या रहता कि आप जैसे इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, ट्रेड है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता के कि भाई हम कितने जैसे 100 बिलियंस ऑफ ट्रेड अपन क्रॉस कर चुके हैं, डेफिसिट भी हमारा लगभग 60 बिलियन के आसपास डेफिसिट है, एग्जैक्ट फिगर आप देख लेना, ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। नाउ मेजर जो इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं बायलैटरल रिलेशन में, सबसे पहला तो इंडिया के साथ है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेकंड, लो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब तो धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर अपन देखें इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो भी चाइना अलाउ नहीं करता, तो ये भी रहेगा। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना में, जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, उनको भी चाइना अलाउ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बीआरआई जो एक्सपेंशन है इन द नेबरहुड, या जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अपन बात कर रहे थे, उनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू भी चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ा रहा है, और इसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब हो क्या रहा है कि इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको डेट ट्रैप में ले लिया है, उनकी इकोनॉमी को शटर कर दिया है। अब इंडिया भी अगर उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहे तो वो भी हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा।
मान लो किसी चाइना में श्रीलंका क्राइसिस आया, श्रीलंकन क्राइसिस पे आपसे एचसीएस में सवाल भी पूछा गया। तो श्रीलंकन क्राइसिस को अगर अपन इससे लिंक करते हैं, ठीक है, तो अब मान लो श्रीलंका की इकोनॉमी डूब गई, तो इंडिया ने वहां पे जो इन्वेस्ट किया है वो भी डूबेगा, तो हमें तो नुकसान ही होता है। चाइना क्या करता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे पंप कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है जिसका यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो ये है इंडिया अपोजिंग टू द चाइना, चाइना विस्तारवाद पे फोकस कर रहा है, इंडिया इज सपोर्टिंग विकासवाद एंड इज नॉट लाइक बाय द चाइना। जैसे एक और एग्जांपल है एफजैक, जो हम बोलते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो जापान के साथ मिलकर भी इंडिया कर रहा है, अफ्रीका में भी चाइना वही कर रहा है। तो वो है, जैसे चाइना के जो मिलिट्री बेसिस हैं, पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, गैस लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, ठीक है, सी पैक म्यांमार में, श्रीलंका में हम्बनतोता। तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एक मैप भी आप यहाँ पे बना सकते हैं टू शो, क्योंकि वहां पे आपके पास स्पेशली जो स्पेस होता है वो काफी सफिशिएंट रहता है। अब चाइना की हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया के इसके कंटेक्स में क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। जैसे चैंगी पोर्ट है, ठीक है, हमने ये लिया सिंगापुर के साथ, ठीक है, दुक्कम है ओमान में लिया, तो हम भी पैरेलली काम कर रहे हैं, चाहबार है, ठीक है, तो हम भी पोर्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं, बट एक्वायर इन सेंस वहां पे अपने बना रहे हैं, पर वहां पे हमारा मेन तो इकोनॉमिकल ही है। इंडिया वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस कभी भी नहीं करने वाला, बट जो चाइना का मेन मकसद ही मिलिट्री प्रेजेंस का ही रहता है। वाटर डिस्प्यूट को लेके भी अपन कह सकते हैं चाइना इज यूजिंग वाटर एज अ पॉलिटिकल टूल। जैसे ब्रह्मपुत्रा का डाटा हम कई बार इनसे मांगते रहते हैं, तो वो दे डो नॉट प्रोवाइड कि वाटर फ्लो कितना है, रेगुलरली शेयर नहीं करते, उसकी वजह से फ्लड्स हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, कितना पानी आएगा कितना पानी नहीं आएगा, अगर ढंग से शेयर करने लग जाए तो असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल में जो फ्लड है उनको मिलकर कंट्रोल किया जा सकता है, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। बट ऑल्सो अगर बायोलेटरल रिलेशन में हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं। देखिए 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया और चाइना दोनों की ही सेंचुरी बोली जा रही है, कि वर्ल्ड इज बिग एनफ टू अकोमोडेट बोथ द प्लेयर्स। अब चाइना जो है, चाइना से भी, चाइना पहले मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, अभी भी है, इंडिया में सर्विस सेक्टर होता था, सो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, काफी हद तक बाहर जैसे जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं चाइना के बजाय अब इंडिया को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाइना में पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी है, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, कल वो खत्म भी हो जाए, वी डोंट नो अबाउट इट। जबकि यहाँ पे अपना थोड़ा सा तो सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट है ही। पहले थोड़ा सा बिजनेस एनवायरमेंट जो है इंडिया का उतना अच्छा नहीं था, बट अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने काफी हद तक काम किया है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, एफडीआई भी आ रही है, तो ये सारा का सारा अपना रहेगा। फिर अपॉर्चुनिटीज देखिए, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया जो है टू द चाइना इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हमें चाहिए कि हम जो हमारा फार्मा है, राइस वगैरह है, ठीक है, तो जिनमें इंडिया टॉप पे है, एटलीस्ट उन एक्सपोर्ट्स को चाइना एक्सेप्ट करे, ठीक है, उसमें अननेसेसरी हर्डल जो चाइना क्रिएट करता है वो ना करे, चाइना से भी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिले एफडीआई के फॉर्म में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट समटाइम्स बाइकआउट चाइना, तो वो भी रहेगा। हमारे जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, आईटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सेस मिले। चाइना ओपनिंग अप फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जैसे राइस, व्हीट, इन सब की बातें करी, तो ये भी रहेगा। इंडिया कैन टैप अपॉर्चुनिटीज इन, जैसे कि गवर्नमेंट सॉरी गारमेंट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है खुद के कंटेक्स में। एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल है, फिशरी है, इसी के हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाइना में भी ओपन अप हो पाता है तो डेफिनेटली वहां पे भी कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स उनको भी मिलेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स भी ग्रो करेंगे और हमारी भी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर पाएगी। ऐसे ही जो बिजनेस ट्रेवल्स हैं फ्रॉम इंडिया टू चाइना हैज बीन ग्रोइंग एज मोर एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे ओयो है, ओयो ने भी चाइना में ग्रो किया, अच्छा ग्रो किया, वहां पे भी रहा, ठीक है, इंडियन कंपनी गोइंग अब्रॉड। या फिर जैसे हम और इसमें बात कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट हैं, तो चाइना ने काफी इंडियन जर्नलिस्ट को या दूसरे जर्नलिस्ट को बाहर भी निकाल दिया, तो अब वो नहीं चाहता कि उनके वहां पे जो एक्टिविटीज चल रही है उसको रिपोर्ट भी करे, तो ये भी दिक्कत है चाइना के साथ, तो वो चलेगा, ठीक है, तो ये रहेगा। तो इसमें आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द एम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स is to lower all the taxes and the tariff on IT products by signatories to zero. What impact would such agreement have on India's interest? देखो इंडिया तो आईटी सेक्टर ही है, आईटी हब है, अगर हम किसी भी कंट्री के साथ इस टाइप के एग्रीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आप इसमें सोचो खुद ही, कह रहे हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट, अब इंडिया के इंटरेस्ट में आप इंडिया एज ए कंट्री इंटरेस्ट बात कर सकते हो, इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है आप उसके इंटरेस्ट की बात कर सकते हो,
इंडिया के जो इंडिविजुअल सिटीजन हैं आप उसके कंटेक्स्ट में बात कर सकते हो। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी के कंटेक्स्ट में भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वो ग्रो करेगी क्या। इंडिया में कंपटीशन के कंटेक्स्ट में भी हम इसमें बात कर सकते हैं। तो ये फायदा नुकसान अपन देख सकते हैं यहाँ पे। और टैक्सेस वगैरह देखो, टैक्सेस हम कम करेंगे तो बाहर के देशेस जो कंट्रीज हैं उनका भी प्रोडक्ट इंडिया में आएगा। तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम उतने कम्पिटिटिव हैं। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर और आईटी में तो अच्छा खासा है ही। और इंडिया तो खुद भी जब कहीं भी बायलैटरल या रीजनल एग्रीमेंट्स होते हैं तो हम तो हमारे आईटी प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर या सर्विस सेक्टर को ही ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करके ग्रो करवाने के कंटेक्स में बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बिकॉज हमारा उतना अभी स्ट्रांग नहीं है। तो एक बैलेंस बनाते हुए कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को ओपन करो, आप हमारे लिए सर्विसेज को ओपन करो। तो ये जैसे जो आईटी एग्रीमेंट है ये WTO 1997 में एनफोर्स आपका किया गया था। एम जो है इसका यही था, अल्टीमेट एम यही है कि जो टैक्सेस है उनको कम करना, टैरिफ है उनको कम करना और अल्टीमेटली जीरो पे लेके जाना। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था एज फर्स्ट फेज 1997। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, गवर्नमेंट स्टेड अवे फ्रॉम द टॉक्स। जैसे जब उस टाइम पे ओपन किया, शुरू में हम उतने कैपेबल थे भी नहीं, स्पेशली जैसे हार्डवेयर के कंटेक्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना उसके लिए नहीं था, बट स्टिल जैसे अगर अपन देखें, जैसे दोनों ही टाइप से अपन ने बात करनी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा। देखिए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू आईटी सेक्टर वो हमारे ग्रो करेंगे, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर इंडिया से बाहर भी जाएगा और जो हमारे यहाँ पे भी ग्रो करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व होगी। कैसे इसको लिंक करना आपको आना चाहिए कि जैसे हमारा आईटी सेक्टर जब ग्रो करेगा तो पैसा डेफिनेटली आएगा आपके यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय तो करना पड़ेगा और आप बाहर भी जाओगे तो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड सेकंड, इट अलाउ चीप इंपोर्ट्स ऑफ द आईटी प्रोडक्ट ऑल्सो। इट विल हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। मान लो इंडिया में हमारा पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है बनाने के लिए, तो बाहर से भी कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन में आए थे, ठीक है, तो उसके बाद जब वो सेक्टर ओपन हुआ तो उसके बाद लोगों तक बहुत ही चीप पहुंचा। बट अभी अलग थोड़ा सा चल रहा है, वो एक अलग इश्यू है। बट हाँ, कंपटीशन की वजह से जैसे BSNL MTNL जो पहले मोनोपोली लेके चल रहे थे उनको भी चैलेंज करने को मिला। टैरिफ जो है वो लो हो जाते हैं तो उससे नए मार्केट जो है इंडिया के लिए भी ओपन होंगे। एंड इससे जो हमारी आईटी सर्विसेज हैं वो कम्पिटिटिव और ग्लोबल भी रहेंगी। अब जितनी ज्यादा सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, CAD TD वो भी हमारा कम होगा और ये एक अच्छी बात है एज ए कंट्री भी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, देखिए फ्री फ्लो अगर हुआ तो बाहर से, अब जैसे आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आईटी में, हाँ आईटी में सॉफ्टवेयर भी है हार्डवेयर भी है। अब सॉफ्टवेयर में तो हमारी एक्सेलेंस है, बट व्हाट अबाउट द हार्डवेयर, हार्डवेयर में अभी उतना नहीं है। तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स बाहर से हमारे यहाँ पे फ्लड होने लग जाएंगे। साउथ कोरिया मान लो, USA मान लो, ठीक है, चाइना मान लो, तो वहां से अगर आने लग गए तो हमारे यहाँ पे खुद में डेवलप नहीं हो पाएगा, तो हमें एक तरीके से नुकसान भी है। एंड साइनिंग द एग्रीमेंट हमारे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव उसके भी अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। तो वो है, क्योंकि चीप प्रोडक्ट्स आपको बाहर से मिलेंगे तो आप मेक इन इंडिया क्यों लोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना चलेगा। तो ये है ओके। इसमें आप अभी के हिसाब से प्रोमिनेंट एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एट प्रेजेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत करे हैं ग्रो। डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बहुत करे हैं, क्योंकि इनमें भी अपना आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। UAVs में हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा अपना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। Some of the international funding agencies have special term for economical participation, stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading country। मान लो USA दे रहा है तो वो कहेगा कि भाई आप हमारे हिसाब से जो फंड है उसको यूज करेंगे, तो यहाँ से भी कुछ सोर्सेज लेंगे इक्विपमेंट्स का। डिस्कस ऑन द मेरिट ऑफ सच टर्म्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग केस नॉट टू एक्सेप्ट सच कंडीशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब इंडिया अगेन, अब इस टाइप से आप करते हैं तो देखो नुकसान क्या है कि मान लो उस कंट्री का ही प्रोडक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर आने लग जाएगा इंडिया में, तो हमारे तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने 100 करोड़ का लोन लिया और वो कहता है कि आपको 40 करोड़ का तो मटेरियल यहाँ से ही लेना पड़ेगा, 60 आपको मिलेगा, आप उसको पे भी करेंगे, ठीक है। फिर हमारी इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो पाएगी, हमें इंडिपेंडेंस कहाँ से मिल पाएगी। तो ये मेजर अपना रहता है। तो बेसिकली देखिए
फॉरेन एड क्या होता है, इंटरनेशनल जो ट्रांसफर है, ये कैपिटल की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज का फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट कंट्री। जैसे आपने देखा होगा आईएमएफ जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे आपको सपोर्ट करता है, बट आईएमएफ पुट अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कि आपको ये सेक्टर्स ओपन करने पड़ेंगे, इस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो रहेगा, तो एफडीआई इतनी अलाउ करनी पड़ेगी ताकि वहां से उनको फायदा ज्यादा हो और इंडिया को ज्यादा फायदा ना हो, इसी टाइप से रहती है। अब देखो, ये जो एड है जनरली दे कम्स विद रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इंपोर्टिंग फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं यूरोप से वो करूं, इंपोर्ट करूं, बट अगर मैंने यूएसए से लोन लिया है तो वो कहेगा कि यही प्रोडक्ट हमारे पास है, आपको हमसे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको क्यों पैसे दें, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पा रही। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। देखो, नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग, उनका अपना मानना है, ठीक है, बट फिर भी हमेशा वो प्रोजेक्ट इस चीज को करेंगे कि हम आपके बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, बट डेफिनेटली वो तो अपना ही बेनिफिट करेंगे। जैसे आईआर में बोला जाता है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये इक्वली वैलिड है, ठीक है। तो दिस ऑफन जैसे इस टाइप से होता है, तो जो हमारा राइट टू चूज है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, तो हम कई बार वहां से भी लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो भी अपना इम्पीड हो जाता है। एंड इट ऑल्सो फोर्सेज द डेवलपिंग कंट्री टू सेट अप नॉट फॉर प्रॉफिटेबल इकोनॉमिकल रिलेशन विद द डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं चाइना का भी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी। क्या इंडिया को वो ट्रैप में पड़ना चाहिए? नो। क्या इंडिया दूसरी कंट्रीज को उस ट्रैप में डाल रहा है? नो। ठीक है, तो हम तो बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी बेनिफिट हो, बट हमारा इक्वली कंसर्न ये भी रहता है कि जिस कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी फायदा हो। हम यहाँ से खुद वहां पे सारी की सारी चीजें नहीं भेजते, रिसोर्सेज पैसे की फॉर्म में भेजे जाते हैं, बट स्किल डेवलपमेंट और वो सब वहां पे भी किया जाता है। बट मेरिट्स क्या है ऑफ सच टर्म्स? देखो, आपको पैसा मिल जाएगा, जो पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट ब्रिंग्स इन इंटरनेशनल गवर्नमेंट एक्सपर्टीज इन द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कि भाई बाहर से कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उस टाइप की गवर्नेंस भी वहां पे आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां से आएगा, फास्ट भी काम करेंगे, तो ये फायदे हो जाते हैं। बट मेरिट्स बहुत ज्यादा है, लॉन्गर रन में आप डिपेंड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री पे। जैसे चाइना ने कर लिया रेड ट्रैप के थ्रू, तो ये एक नुकसान हमारे पास हो जाता है। सो ऑलरेडी देखिए, इन अ वर्ल्ड जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे रीजनल ब्लॉक्स हैं, इस टाइप की टर्म्स जो हैं वो हमें दूसरी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व करने में हैम्पर करेंगे। मान लो अभी जब इंडिया इंडिपेंडेंट था तभी तो ब्रिक्स बना, इंडिया शार्क में भी है, बीमस्टेक में भी है, आसियान में भी आपका जा रहा है। वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इंडिया इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, वो आपको दूसरे ब्लॉक में जाने ही नहीं देते। रशिया पे कोई सैंक्शन लगाया, यूएसए पे हम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं मानते, ना हमारे ऊपर डाले गए हैं। तो रशिया पे सैंक्शन लगाए हमने, फिर भी उसको बाईपास करने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि वी वर इंडिपेंडेंट। अगर रेस्ट्रिक्शंस होते तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाती। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इट विल मीन दैट इंडिया के जो इंपोर्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि यूएसए में जो चीज मान लो 1,000 रुपए की है, हो सकता है सेम चीज बांग्लादेश से आप 200 रुपए में ले आओ, क्योंकि वहां पे लेबर काफी सस्ता है, ठीक है, पर वो वहां से लाने नहीं देगा, हमारे लिए भी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। टेक्नोलॉजी जो ऑफर्ड बाय द लैंडिंग कंट्री नॉट सुटेबल टू द कंडीशन ऑफ द बोरोअर कंट्री। इसमें एग्जांपल जैसे आता है कात्सा और इन सब की जो हम बात करते हैं, ठीक है, बैका कात्सा, जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स जो करे जाते हैं, तो यूएसए कई बार टेक्नोलॉजी भी देता है, बट वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए उतने काम की नहीं होती। वो उन्होंने अपने, अब होता क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट में टेक्नोलॉजी जो है वो भी उनकी है, तो आपको टेक्नोलॉजी भी लेनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी सीखना है तो उसकी एक्सपर्टीज भी लेनी पड़ेगी, स्किलिंग भी लेनी पड़ेगी। तो ये है, वो सारा का सारा कहते हैं कि हम ही इसको रिपेयर करेंगे, तो आपको कुछ नहीं सिखाते, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे आप अल्टीमेटली लगभग सारी चीजों के लिए उन पर डिपेंड हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी विद द यूएसए, इट कैन एडवर्सली इफेक्ट बायलैटरल रिलेशन विद रशिया ऑल्सो। तो अगर ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री के साथ आप ज्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, तो आपके लिए दिक्कत हो ही जाती है फ्यूचर में, दूसरी कंट्रीज आके आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो हमें एक बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड टू बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनडीबी एंड आल्सो एआईआईबी। हाउ विल द रोल ऑफ द टू बैंक बी डिफरेंट? डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू बैंक्स फॉर इंडिया। देखो,
पहले तो अब जो आपने प्री में पढ़ा होगा आप उसके कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि एनडीबी जो है वो आपका किस में बनाया गया है, ब्रिक्स में बनाया गया, ठीक है। और 2014 फोटाजिला डिक्लेरेशन आप हल्का सा उसके बारे में बता सकते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग में है, एनडीबी शंघाई में है। एनडीबी में जो ये 5 कंट्रीज है इनका मेजर वो रहता है, वोटिंग का कुछ भी नहीं होता। AIIB में आपका जापान और चाइना का ज्यादा है, यूएसए का भी है, वहां पे वोटिंग आपका परसेंटेज के हिसाब से रहता है, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। हाँ बट ये है कि इनका मेजर जो फोकस है कि भाई इंडिया इसका बेनिफिट कैसे उठा सकता है। हमें मान लो पैसे यहाँ से आराम से मिल जाएंगे, कैपिटल, एक तो इंडिया ने भी खुद कैपिटल दे रखा है दोनों में ही, ठीक है, तो हमें यहाँ से कैपिटल भी मिलेगी। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, वेलफेयर स्कीम यहाँ से चलाई जा रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से भी हम काफी सपोर्ट ले रहे हैं, इनसे भी ले रहे हैं। तो क्या है कि जो हमारी ऑल्सो जो डिपेंडेंस है वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे, वो घट जाएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं। एक जैसे कंटिजेंसी रिजर्व भी बनाने की बात करी हमने आप ब्रिक्स में, तो वो IMF की तरह काम करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। तो अल्टीमेटली काम तो यही चल रहा है कि इनकी वजह से स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मोर और लेस यही है कि हमारी जो डिपेंडेंस वेस्टर्न वर्ल्ड पे है, वर्ल्ड बैंक पे है, IMF पे है, यूरोपियन कंट्रीज पे है, वो डायल्यूट होती जा रही है, ठीक है। वो हुई भी इसी कारण से ही है। अब इनके बारे में आप ब्रीफली बता दो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने लॉन्च किया मल्टीलेटरल NDB अलोंग विद आपका रशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चाइना ने इनके साथ किया और चाइना ने दूसरी कंट्रीज के साथ किया AIIB। AIIB चाइना लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। आई थिंक मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बता गया उसमें, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। AIIB चाइना वाला रहेगा, ठीक है। दोनों ही आपको नेसेसरी फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम बेसिस पे टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब इंडिया भी इसका मेंबर है, उसका भी मेंबर है, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब और ज्यादा फाइनेंसेस रहेंगे, आप अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है। पहले मान लो एक ही जगह से मिल रहा था, अब 4 जगह से पैसा मिल रहा है, तो आप और ज्यादा ग्रो करोगे। डिफरेंसेस क्या है देखिए, एनडीबी जो है इसका जो गोल है, इट इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमी। AIIB का बेसिकली है फॉर टू फाइनेंस मेंबर कंट्रीज। यहाँ पे आप दूसरी कंट्रीज को भी फोकस कर रहे हैं एनडीबी में। एनडीबी फाइनेंस ऑल द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, AIIB स्पेशली फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। अब देखो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपके हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रिलेटेड, स्किल रिलेटेड भी हो सकता है, जबकि AIIB क्योंकि चाइना का मेन क्या है, चाइना अगेन अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके थ्रू ही अब यही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, पोर्ट, रोड, रेलवे, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस करता है। एनडीबी जो है उसके हम फाउंडिंग मेंबर हैं, तो यहाँ पे इक्वल फुटिंग में है, आपको वोटिंग राइट्स भी इक्वल मिले हुए हैं 20% ईच, ठीक है। अब धीरे धीरे उनको डायल्यूट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिक्स प्लस की, तो और कंट्रीज आएंगी तो थोड़ा सा सबको डायल्यूट करना पड़ेगा, बट फिर भी इक्वल रहेगा। जबकि AIIB में चाइना इज द डोमिनेंट प्लेयर, तो वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और इस समय जा रहा है, बट फिर भी इंडिया तो उसको हैंडल कर ही सकता है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, लैंडिंग मिलता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो इन दोनों की हैं, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्रूव करने में। बाहर की जो एक्सपर्टीज है वो भी आती है। इट ऑगमेंट्स फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि हमारी नीड ऑफ द आवर है, हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करने हैं। या फिर दूसरी देखो हो गया, ऐसा भी हो रहा है इंडिया का जो पैसा है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, तो हमें यहाँ से अगर पैसा मिल जाएगा लोन पे तो हम डेफिनेटली अपनी कंट्री में भी लगा पाएंगे। रिजर्व फंडिंग अरेंजमेंट्स, इट गिव्स इंडिया अ न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफगार्डिंग देयर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। या फिर जो वर्ल्ड बैंक, IMF वाला जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, डिपेंडेंस वाला जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ 2014। देखिए WTO के बारे में पूछा ही जाता है, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन जो बार बार पूछी गई हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जो है उसको जरूर देख लें, हार्डली 50 मिनट्स 1 आवर के वीडियोस हैं, वो 3 वीडियो हैं, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको एक फ्रेमवर्क माइंड में बनेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनकी PDF भी मैंने शेयर कर दी, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट स्टिल कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, आगे क्या आ सकता है, उस हिसाब से वो डिस्कशन किया गया और HCS के हिसाब से भी डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो ये देखो अब ये कंप्लीट हो रहा है, तो सारे के सारे
इससे पहले वाले जो अपने डिस्कस हो चुके हैं उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, WTO, it is an important international institution where decision taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO? How binding are these decisions? Critically analyze India's on the latest round of talks on food security. देखो दोहा राउंड की बात चल रही है, तो दोहा में अपन ने क्या किया था, पीस क्लोज लेके आए थे, उसी के कंटेक्स्ट में ये रहेगा। ठीक है, तो अभी तो रिसेंट के हिसाब से, बट फिर भी अपन इसको देख लेते हैं कि ये तो काफी पुराना हो चुका है कि भाई अब आप सिंपली, क्योंकि क्वेश्चन में पहले हाफ में तो यही पूछा है WTO क्या है, उसका मैंडेट क्या है और कितने बाइंडिंग है, फिर बाद में आपको लेटेस्ट को एनालाइज करना है। तो WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एक ट्रेड को बहुत ही फ्री फ्लो करवाना चाहता है, डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, सुपरवाइज एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएशन एंड फॉर्मलाइजिंग ट्रेड एग्रीमेंट, कि भाई कैसे टैरिफ को, टैक्सेस को, नॉन टैरिफ बैरियर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उसी में इसका सारा का सारा लेना देना रहता है WTO का। नाउ व्हाट इज द मैंडेट ऑफ WTO? पहला तो है रीबैलेंसिंग, ये फेयरनेस और रेसिप्रोसिटी पे काम करता है कि आप किसी को कुछ देंगे तो दूसरा भी आपको कुछ कंसेशंस देगा। ठीक है, ये रहेगा। ये सबके बेनिफिट की बात करने की कोशिश करता है कि मान लो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कंपैरेटिवली ज्यादा कंसेशंस दिए जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा और अपने मार्केट को ओपन करें दूसरे के लिए। ठीक है। सेकंड, क्लैरिफिकेशन, जो रूल्स हैं टू फैसिलिटेट कंप्लायंस, सेटलमेंट स्पेसिफिक केसेस में, टू गाइड द फ्यूचर कंडक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो सोलर पैनल को लेके, ठीक है, या शुगर को लेके इस टाइप से कोई भी केस जाता है, WTO उसको देखता है। ठीक है, अब WTO में ही जाते हैं, WTO उसको देखेगा, एनालाइज करेगा और कहेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे सोलर पैनल वाले में इंडिया को बोला गया कि भाई आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, या फिर फाइटो सैनिटरी मेजर्स की वजह से कई बार इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको आपका रोक दिया जाता है USA में, यूरोपियन कंट्रीज में, तो इंडिया WTO में जा सकता है। अगर हमारे सारे प्रोडक्ट सही हैं तो उनको फिर अलाउ भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी रहेगा। कोई भी रूल्स वगैरह है इंटरनेशनल लेवल पे यही क्लैरिफाई करता है। डेटरेंस, फ्यूचर वायलेशन आप लो का ना करें, ये भी रहेगा। कंपेंसेशन भी कई बार ये देता है कि मान लो आपने कोई भी रूल वगैरह उसका ब्रीच किया तो जो विक्टिम रहेगा उसकी वजह से उसको कंपेंसेशन के लिए भी बात करी जाएगी। सेटलमेंट्स वगैरह, मान लीजिए एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जैसे अपन करते हैं। तो मान लो 2 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं, वैसे तो WTO फोकस करता है कि सारों को लेके चले। इट इज एन कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक साथ लेके चलने में। ठीक है, तो उस पर ये फोकस करता है कि सेटलमेंट्स ज्यादा से ज्यादा हो सके म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में, कंप्लायंस पे फोकस करता है। ठीक है, बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड पे फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे यही है, इंडिया स्टैंड ऑन फूड सिक्योरिटी क्या था। देखो, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था टू रेटिफाई ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो कि बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था 2013, and demanded that WTO member find a permanent solution to the issue of public stocking of food grain to feed its poor and extension of the peace clause। अब देखो मेजर इशू क्या है, अब ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। इंडिया जो प्राइसेस हैं, जैसे सब्सिडी जो है, अब सब्सिडी आपकी लिंक है 1986 1988 लगभग उसके प्राइसेस से। तो इन्होंने बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी सब्सिडी 10% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, डेवलप्ड जो है उनकी 5% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बट उस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, वो ग्रो कर चुके थे, तो उनके लिए 5% अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे लिए उस टाइम का 10% बहुत ही छोटा अमाउंट है। हमारी कंट्री अभी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो हमें ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम MSP के थ्रू हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, PDS के थ्रू फूड प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बट इन दोनों को आपका WTO के अंदर प्रोहिबिट किया जाता है। ये कहते हैं कि ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये मार्केट को फ्री फ्लो में काम नहीं करने देती। पर अब इंडिया ने इसको स्ट्रांगली वो किया और पीस क्लोज अब इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और इंडिया एक डेवलपिंग वर्ल्ड का, स्पेशली इसमें इवन पाकिस्तान के साथ मिलके भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट को जो वो सेफगार्ड कर दिया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा पीस क्लोज बेसिकली फूड के कंटेक्स्ट में है कि हम ये जो मेंटेन्ड है उसको मेंटेन रखेंगे,
ठीक है, जितनी सब्सिडी इंडिया देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है, उसमें उसको और कम नहीं किया जाएगा, उसको मार्केट डिस्टोर्ट नहीं किया जाएगा कि भाई ये मार्केट डिस्टोर्टेड, आप ये नहीं दे सकते, ठीक है, जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता, जिसकी ये बात कर रहे हैं, और उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि कंसेंसस बेस्ड है, सबकी कंसेंसस तो होने से रही अभी तो, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर पे आपका डिपेंडेंट है, तो हम एमएसपी के थ्रू, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें चाहिए फोर्सिंग इंडिया टू डाउनसाइज इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, ये डब्ल्यूटीओ कर रहा है कि भाई ऐसा, बट हमने नहीं किया, तो क्योंकि अगर हम पब्लिक स्टॉक होल्ड नहीं करेंगे तो राइट टू फूड जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कैसे फुलफिल हो पाएगा, तो उसकी भी गड़बड़ रहती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिया भी यही कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे यूएन एमडीजी थे, या फिर उसके बाद हमारे आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप बात करते हैं जीरो हंगर की, जीरो पॉवर्टी की, तो वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये डब्ल्यूटीओ वाला रूल जो मैंने आपको बता ही दिया है कि 10% से आप ज्यादा नहीं कर सकते, बट अब इसको वो कर दिया है कि कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इज अ लाइवलीहुड इशू, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ बेनिफिट अराइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पुअर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 70%, जैसे मान लो पहले तो अभी तो मान लीजिए कि भाई 50% ऑफ योर पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली एग्रीकल्चर में है ही, ठीक है, और उसमें से भी 85% हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, और उसके अलावा भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो वहां पे भी स्मॉल एमएसएमई, ठीक है, जो हमारे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो बहुत ज्यादा है रेदर देन बिग प्लेयर्स, तो उनको भी सपोर्ट करना है इंडिया को। बेसिकली ये तो उसी के कंटेक्स में था, फूड के कंटेक्स में, तो रिसेंट जो भी प्रोग्राम चलते रहते हैं वो आपको ध्यान रखने ही है। हाँ, डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मैंडेट वगैरह ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये आपका रहेगा आज का लेक्चर। इवनिंग में आई विल ट्राई टू अपलोड 2013 का जो आपका पेपर है डिस्कशन, उसको अपन देखेंगे। सो लाइक दिस वीडियो, आपको अगर यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है तो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे विद, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।